चलिए आवाज अब जा रही होगी। ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में मरुस्थल है, जबकि उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और मिस्र का जो मरुस्थल है उसका नाम है सहारा मरुस्थल, जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है ऑस्ट्रेलिया का है। मरुस्थल समान अवस्था में कहाँ होती है? मरुस्थल जो है महाद्वीप के पश्चिम में, महाद्वीप के पश्चिम भाग में 15 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच मरुस्थल पाया जाता है। यूरोप में कोई भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है, सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? यूरोप का सबसे बड़ा मरुस्थल, ये पूरे भारत का विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। और ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल जो है ग्रेट सैंडी मरुस्थल। उसके अलावा वहां और भी मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया में है विक्टोरिया मरुस्थल। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का स्थापना हुआ 2005 में और इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान का काम क्या है कि देश में यदि कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो उसको निपटने के लिए और उससे जुड़े हुए तमाम तथ्यों की 37 सही, बहुत बेहतर है। ज्योग्राफी क्वेश्चन तो आसान सा है, दिख रहा है। आर के पासवान जी, आज ज्योग्राफी का तो मैं पहला दिन एक्सप्लेनेशन आपके सामने लेने आया हूं। बताइएगा कहाँ कोई कठिनाई यदि हो तो अपने विचार को सामने रखेंगे। इस देश को सह्याद्री, हिमाद्री और पश्चिमी घाट को विशेषकर महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट तुलनात्मक रूप से सघन और अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेटा, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। शिवालिक श्रेणी जो है वो हिमालय का सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसे ट्रांस हिमालय, उसके बाद जो हिमालय होता है उसे बृहत हिमालय, उसके बाद उसे लघु हिमालय, और तब सबसे जो दक्षिण में होता है उसे शिवालिक श्रेणी नाम से जानते हैं। पूर्वी घाट ये तुलनात्मक रूप से कम ऊंचाई वाला है। पूर्वी घाट और नहीं बाबू, बफरिंग तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। अरावली और विंध्य पर्वत, अरावली पर्वत कहाँ है? अरावली पर्वत जो है वह गुजरात से लेकर दिल्ली तक में फैला हुआ है। अब विंध्य पर्वत कहाँ है? विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश के क्षेत्र में है। अब देखिए कर्नाटक तो होगा नहीं, दोनों के बीच में गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में कौन है? मालवा का पठार। मालवा का पठार मध्य प्रदेश उज्जैन का जो क्षेत्र है वो मालवा के पठार का भाग हो जाता है। छोटा नागपुर झारखंड के क्षेत्र का है। छोटा नागपुर जो है झारखंड से लेकर के उड़ीसा तक के क्षेत्र में फैला हुआ है। सीढ़ीनुमा खेती कहाँ होती है? जहां पर्वत या पठार हो वहां पर सीढ़ीनुमा खेती होती है इस रूप में, है ना। उसे क्या बोलते हैं? उसे समुच्च कृषि के नाम से जाना जाता है। ये आपका देखिए क्या ईवीएस में 5वां क्लास में ही पढ़ना है। समुच्च कृषि, जहां समान ऊंचाई के कृषि क्षेत्र को अर्थात उसे भूमि को अलग अलग समतल भाग में बना करके अब यहाँ पर पर्वतीय राज कौन है? देखिए उत्तराखंड, उत्तर यदि रहता झारखंड तो झारखंड भी उत्तर हो सकता था। हिमाचल प्रदेश वो भी उत्तर, जो भी पर्वतीय क्षेत्र है वहां इस प्रकार की खेतीबाड़ी होती है। दो विशाल सागर है, उसको जोड़ने वाला जो पतला जल मार्ग है उसे जोड़ने वाला जो है पतला जल का जो मार्ग है। अब देखिए डमरू का आकार कैसा होता है? इसे क्या बोलते हैं? जल डमरू मध्य, डमरू के आकार का हो जाता है ना। बीच का पतला होता है। दो विशाल खाड़ी किसको कहते हैं? खाड़ी कहते हैं जब सागर जो है चलो इस रूप में चल रहा है, ये देखो धरती की ओर घुस कर चलाया,
ये हो गया खारी, ये हो गया खारी। प्रायद्वीप जिसके तीन ओर, यहां पर जो है ये तीन ओर से हो गया तो ये प्रायद्वीप हो गया। जिसको तीन ओर से सागर से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और यदि सागर जो है, कौन सा क्वेश्चन बोलिए विशाल स्टूडेंट, कौन सा क्वेश्चन, किसमें समझ में नहीं आया मेरे भाई, उत्तर दीजिए विशाल जी, बोलिए। दो सागर अथवा जलाशय को जोड़ने वाले सकरी जल पट्टी को, तो विशाल सागर का क्षेत्र है उसको जोड़ने वाले सकरी पट्टी को जो है वह कहा गया जल डमरू मध्य। डमरू के आकार का, बीच में पतला, दोनों तरफ फैला हुआ होता है। अरे बाबू बताओगे कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं तो पूछ रहा हूं, मैं बताने को तैयार हूं। खारी कहते हैं जब सागर धरातल की ओर धंस गया हो उसे खारी कहते हैं। और प्रायद्वीप कहते हैं जब तीन ओर से सागर से घिरा हुआ क्षेत्र हो उसको प्रायद्वीप कहते हैं। अरे कौन क्वेश्चन विशाल जी, बोलिए। जीरो सर। दो सागर अथवा जलाशय, बोलो कहां दिक्कत हो रही सो बतलावो। दो सागर को जोड़ने वाला को जल डमरू मध्य कहा गया। खारी यदि सागर जो है चल रहा है और धरातल की ओर धंस गया तो यहां पर जो है इधर स्थल है, स्थल है, यहां पर सागर है, इधर स्थल है, इधर स्थल है, तो ये खारी हो गया। अब प्रायद्वीप किसको कहा गया, प्रायद्वीप कहा गया ये जल है, ये भी जल है, ये भी जल है, यहां स्थल है, तो वो प्रायद्वीप हो गया। इधर जल, इधर जल, इधर जल, तीन ओर जल, उसके बाद स्थल, तो प्रायद्वीप हो गया। और उल्टा कर दो तो खारी हो गया। कौन सी मिट्टियां में सैकड़ों वर्षों तक से कृषि कार्य बिना अधिक खाद दिए हुए चलता था, जो मिट्टी उपजाऊ मिट्टी होगी। अब देखो जलोढ़ मिट्टी प्रत्येक वर्ष, जलोढ़ मिट्टी क्या होता है, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक वर्ष जो है वहां मिट्टी की एक नई परत बिछ जाती है, मिट्टी की नई परत बिछती है। नदी के निक्षेपण से, नदी के निक्षेपण से, नदी के निक्षेपण से इस मिट्टी का निर्माण होता है जो काफी उपजाऊ मिट्टी होता है, काफी उपजाऊ मिट्टी होता है। और काली मिट्टी जिसमें जल धारण की प्रचुर क्षमता होती है, जो विशाल चट्टान के टूटने से बनता है, तो काली और जलोढ़ मिट्टी जो है ये सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इस मिट्टी में उपजाऊपन है क्योंकि दोनों में जल धारण करने की प्रचुर क्षमता होती है, दोनों में जल धारण करने की प्रचुर क्षमता होती है। भारत की कुल मिट्टी का लगभग 43% मिट्टी, 43% मिट्टी जो है वो जलोढ़ मिट्टी है और 15% मिट्टी काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी मूलतः प्रायद्वीपीय भाग में पाया जाता है। मानचित्र, मानचित्र में ध्यान, हरा रंग में क्या होता है, मैदान, मैदान को हरा रंग से, नदी सागर को नीला रंग से, पठार को भूरा रंग से, पर्वत को पीला रंग से दिखलाते हैं। तो अलग अलग क्षेत्र का जो रंग होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो क्या किस किस रंग का हो गया, चारों रंग आपको बतला दी गई। कलीमंतन द्वीप, बर्नियो द्वीप, बर्नियो द्वीप पर है जो इंडोनेशिया के कब्जा में है, इंडोनेशिया के कब्जा में है। बर्नियो द्वीप एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है ना, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप हो जाता है। होन्सु, होन्सु जापान का क्षेत्र का, अर्थात ये प्रशांत महासागर का द्वीप है। क्यूबा, क्यूबा जो है कैरिबियन सागर,
कैरिबियन सागर का द्वीप है क्यूबा, कैरिबियन सागर का द्वीप है क्यूबा। अंगुलियोनुमा फिंगर झील, फिंगर झील कहां पाया जाता है अमेरिका में? यह 11 झीलों का समूह है, 11 झीलों का समूह है जो सक्रिय लेकिन गहरी, सक्रिय और गहरी झील है, अमेरिका में है। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया यूरोप के महत्वपूर्ण क्षेत्र में होता है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है जिसे शुष्क मरुस्थल या प्यासी भूमि का देश के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, नहीं है। उत्तरी गोलार्ध देखो क्या है, चिहू आहुआन, ये कहां पड़ता है? उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका का मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल कहां का है? तो मंगोलिया, गोबी मरुस्थल मंगोलिया का है, ये शीत मरुस्थल है। तो शीत मरुस्थल। कालाहारी, कालाहारी मरुस्थल कहां है? बोत्सवाना, अर्थात अफ्रीका, और अफ्रीका महादेश जो है ये मरुस्थल पूर्णतः जो है दक्षिणी गोलार्ध में, ये मरुस्थल जो है दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है। चिहू आयन पूरी तरह ये उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। ये भी गोबी पूरी तरह। गुड नाइट टाइम विशाल, गुड नाइट टाइम क्या लिखता है भाई? आई एम क्लास 8 में हूं बाबू, बड़ा विचित्र है। अरे क्लास ले करने आए हो तो क्लास करो, अनावश्यक बातें क्यों लिखा करते हो? क्लास 6 to 8 9 10 सामाजिक विज्ञान 41 से 50 सेट, लाइव टेस्ट सेशन 5, सेशन 10 सेट का होता है। बायोलिंगुअल क्वेश्चन आपके सामने है। फी मात्र 100 रुपया है, 20 रुपया, 100 रुपया में 20 सेट, अर्थात 5 रुपये सेट आपके सामने उपलब्ध है ना। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है? चलिए ये देखिए है 180 डिग्री, ये क्या रहता है? अब इसको इस रूप में समझिए, बोतल का देखिए, चलिए अब यहां इसको समझाने में तो बड़ा ओके। जीरो, 180, 180 है ना। आप यहां इस प्रकार ग्लोब पर देखे होंगे, इसे बोलते हैं GMT रेखा। ये हुआ 180, ये हुआ 180। यदि यहां पर दोपहर के 12 बज रहा है, यहां रात्रि का 12 है, यहां भी रात्रि का 12 है। आपको पता है कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का अंतर होता है। यहां 180 पूरब, 180 पश्चिम, तो सूर्योदय पहले यहां होती है, सबसे अंत में सूर्योदय यहां होती है। 180 डिग्री दे रेखा को आपने देखा होगा, इस प्रकार से रेखा खींची होती है। ये केवल और केवल सागर मार्ग से रेखा गुजरी है। ये रेखा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और ये रेखा प्रशांत महासागर एवं बेरिंग सागर से गुजरती है। अब इस रेखा के एक इस पार जो है रात्रि के 12 बज रहा है, इस पार रात्रि के 12 बज रहा है। यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से चलता है तो पश्चिम में एक दिन क्या होता है? लेट होती है। अर्थात इस रेखा पर रात दिन दोपहर 12 है, इस पर यहां पर जो है देखिए ये पूरब है, तो यहां समय आगे है, ये पश्चिम है, समय पीछे है। यहां जब ये आगे है 12 बजे में, रात्रि 12 बजे माइनस में चल जाएगा, अर्थात दिन यहां पर क्या हो जाएगा? यहां शनिवार, यहां पर जो है रविवार का है। रेखा पार करते हैं यदि कोई व्यक्ति पश्चिम से पूरब की ओर, तब जो है उसका एक दिन बढ़ जाता है। पश्चिम से
पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ने पर, हाँ पता है, चलिए अच्छी बात है, पता है तो बेहतर बात है विशाल जी, अच्छी बात है, पता होना ही चाहिए आप विद्यार्थी को। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत, ओजोन परत कहां पाई जाती है? ओजोन परत पाया जाती है, देखो है क्षोभ मंडल, उसके बाद होता है समताप मंडल। समताप मंडल के मध्य में अर्थात 20 से 30 किलोमीटर के रेंज में पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित कर लेती है, जिससे पृथ्वी पर जीवन जो है आसान हो जाता है। पृथ्वी पर जीवन जो है, नहीं तो पृथ्वी पर जीवन काफी कष्टकर होता। सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण को अवशोषित करने का काम करता है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक घनत्व, घनत्व मतलब क्या होता है? सघनता कहां होगी? पृथ्वी घनत्व में देखिए क्या होता है, ये पृथ्वी हमारी है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं क्षोभ मंडल, उसके बाद का जो होता है वो होता है समताप मंडल, उसके बाद का जो मंडल होता है मध्य मंडल, उसके बाद का जो मंडल होता है वो होता है आयन मंडल। और तब होता है वो होता है बाह्य मंडल। ये पृथ्वी का विभाजन होता है। क्षोभ मंडल की औसत 14 किलोमीटर, इसे मौसमी मंडल कहते हैं, इसे परिवर्तनकारी मंडल कहते हैं। यहाँ वायु सघन पाई जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं वायुमंडल जो है धीरे धीरे विरल होती जाती है, तो क्षोभ मंडल में सबसे अधिक सघनता पाई जाती है। तमाम प्रकार का बादल का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी तूफान, ये सभी हमें क्षोभ मंडल में ही देखने को मिलता है। इतने प्रकार के मौसमी इस मंडल में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर तापमान में 1 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी भी आ जाती है। समताप मंडल सालों भर तापमान एक समान रहता है। मध्य मंडल ऊंचाई बढ़ने पर टेम्परेचर में कमी आती है। आयन मंडल ऊंचाई देखें तो ये होता है 50 किलोमीटर रेंज का, ये होता है 80 किलोमीटर रेंज का, ये होता है 640 किलोमीटर रेंज का, और उसके ऊपर का क्षेत्र हो गया। चलिए बसंती कुमारी और अन्य विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई कठिनाई, कोई समस्या, कोई डाउट है ना, बताइए। किस प्रकार की चट्टाने में खनिज की जमाव की परतें मिलती है? अब आग्नेय चट्टान क्या होता है? ये तो मैग्मा के जमने से, मैग्मा के जमने से इसका निर्माण होता है। मैग्मा एकदम जलता हुआ वह तरल पदार्थ है चट्टान का पिघला हुआ रूप को मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा के जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इसमें जीव के अंश मिलना ही खनिज संपदा संभव नहीं है। रूपांतरित ये क्या होता है? जब ताप और दाब में परिवर्तन होता है, ताप और दाब में परिवर्तन से इस चट्टान का निर्माण होता है। अब सादी चट्टान जो धीरे धीरे बरसों परत दर परत जमती जाती है, परत दर परत जमने से उसमें विभिन्न प्रकार के जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं, जो खनिज संपदा को तैयार करता है। उसमें जीव के अंश आ जाते हैं, उसमें जो है जीव के अंश का उत्पन्न होता है। तो अब सादी चट्टान, आग्नेय चट्टान कौन है? ग्रेबो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। ग्रेबो, बेसाल्ट, रूपांतरित में कौन हो गया? संगमरमर, अवसादी में कोयला। निम्न में किन भारतीय राज्य में शीत ऋतु में मौसम में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा कहां होती है? पश्चिम विक्षोभ से वर्षा होती है जब भूमध्य सागर के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होती है। उत्तरी भारत में वर्षा होती है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में वर्षा होती है। और उसी समय शीत ऋतु में तमिलनाडु में लौटती हुई
मॉनसून से तमिलनाडु में वर्षा होती है शीत ऋतु में। तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में, क्योंकि भूमध्य सागर जलवायु की विशेषता होती है कि यहाँ शीत ऋतु में वर्षा होती है। भूमध्य सागरीय जलवायु की विशेषता होती है कि शीत ऋतु में यहाँ वर्षा होती है। तो पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में वर्षा होती है, जो कृषि कार्य के लिए लाभदायक होता है। वो पहाड़ियां कौन, जो पूर्वी और पश्चिम घाट को जोड़ती है। नीलगिरी पर्वत पूर्वी घाट पश्चिम घाट को जोड़ती है। सतपुरा और विंध्य पर्वत दोनों पर्वत मध्य प्रदेश में है। विंध्य पर्वत के दक्षिण का भाग दक्षिणी भारत, उत्तर भारत के, तो विंध्य पर्वत जो है यह दक्षिण और उत्तर में बांटता है। इसके उत्तर में उत्तर भारत, दक्षिण में दक्षिण भारत होती है, विंध्य पर्वत ही बांटती है। नीलगिरी पर्वत जो तमिलनाडु में है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा। सबसे ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत का, जिसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, पश्चिमी घाट की सबसे, जिसे सह्याद्री कहते हैं, सबसे ऊंची चोटी का नाम है अन्नामलाई पर्वत का अनामुडी है ना, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तिलहन की फसल के संबंध में इनका प्रयोग खाद्य तेल पदार्थ के रूप में होता है। तिलहन मतलब क्या है? तेल। दोनों किसे खत्म हो जाएगा? हाँ। तो इनका उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, सही है। तिल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है, तिल अभी लगता है। दक्षिण में रबी की फसल है, सही है। अलसी, सोयाबीन, तिलहन अर्थात उपयुक्त में से एक से अधिक। तिलहन तेल का प्रयोग में रूप में करते ही हैं, भोजन पानी के रूप में उसका प्रयोग में लाया जाता है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है ना। कितना आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पूर्वी भाग कौन होगा? बोलिए। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर के क्षेत्र में देशांतर की रेखा कैसी होती है? देखिए, ये रेखा देशांतर की रेखा होती है, ये रेखा अक्षांश की रेखा होती है। तो सबसे पूर्वी देशांतर जो है आपको पूछा गया, अर्थात कौन जो है सबसे इधर होगा? पूरब में सबसे इधर कौन होगा? सबसे पूरब में हमारा कौन है? अरुणाचल प्रदेश। सबसे पूरब में अरुणाचल प्रदेश। तो ये रेखा देखिए क्या होता है, इसको ध्यान रखना है। यहाँ 0 और यहाँ 180 होता है। जैसे इसे पूरब बढ़ेंगे वो मात्रा क्या है? बढ़ेगी। 0 से 1 2 3 4 5, इधर का मात्रा क्या हो जाएगा? 97.25 मीटर पूर्वी हो जाएगा। 97.25 मीटर पूर्वी हो जाएगा। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में बहने वाली पवन, ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी में बहने वाली पवन को हम लोग क्या? काल बैशाखी। काल बैशाखी तो क्या हो गई? चक्रवाती पवन हो गई। ये तो चक्रवाती पवन है। काल बैशाखी चक्रवात उत्पन्न होती, जिससे बड़े पैमाने पर आंधी तूफान वर्षा होती है। हम लोग लू चलते हैं, तो पटना बिहार में लू चला ही नहीं, लू चलती है पछुआ हवा में, लू चलती है पछुआ हवा में। अब आइए व्यापारिक पवन की बात करें तो क्या होता है? दोनों गोलार्ध में 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण 0 और 5, इसके बाद का जो क्षेत्र यहाँ पर व्यापारिक पवन चलता है ना, यहाँ पर व्यापारिक पवन को पूर्वा पवन या सनातनी पवन के नाम से भी जाना जाता है। सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में है सिमलीपाल। पंजाब में कौन है? अबोहर। पंजाब में अबोहर
और सिमलीपाल उड़ीसा में। क्वेश्चन बड़ा ही लगता है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है पॉलिटी की तुलना में। क्या बसंती कुमारी जी सहमत हैं? पूजा शर्मा, आप तो चलिए पॉलिटी में रहते हैं, ज्योग्राफी में। मैं तो पहला बार ज्योग्राफी ले रहा हूं, लेकिन लगता है कि ज्योग्राफी क्वेश्चन तो बड़ा क्वालिटेटिव क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 गंगा से हल्दिया, राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2 ब्रह्मपुत्र सादिया से धुबरी, कोट्टम कोल्लम से राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3। देश में 111 राष्ट्रीय जल मार्ग है और अंतर्राज्यीय जल मार्ग का निर्धारण केंद्र सरकार करती है। हिमालय से निकलने वाली नदियां 12 मासी नदियां हैं, सालों भर उसमें जल रहती है क्योंकि वह बर्फ से निकलती है। हिमालय का उद्गम का स्रोत हिमानी है, अर्थात ए और दो दोनों सही है, व्याख्या भी करता है। प्रायद्वीपीय भारत नदी में वर्षा पता नहीं, आज तो हमारे सामने जो क्वेश्चन आपके सामने मुझे लग रहा है कि भाई आसान सा है, हो सकता है आगे क्वेश्चन कठिन हो। क्वेश्चन तो मैं सेट नहीं किया, क्वेश्चन तो आज बड़ा इजी है। टोडा अभी क्या कहता है, हिमालय की जन ऋतु। तो टोडा जो है तमिलनाडु, ये तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर पाया जाने वाला जनजाति है। बकरवाल जम्मू कश्मीर की जनजाति है। भूटिया सिक्किम की जनजाति है, दोनों हिमालय के क्षेत्र की है। टोडा हिमालय के क्षेत्र का नहीं है। ये ऋतु प्रवास अर्थात ठंडा के दिनों में मैदानी भाग में चलाते हैं, गर्मी के दिनों में ये पर्वत पर ऊपर चल जाते हैं, तो घुमंतु जाती हैं। इसे ऋतु प्रवास, ऋतु में अलग अलग ऋतु में इनका प्रवास अलग अलग हो जाता है। 689 बीपीएस शिक्षक भर्ती 40 SST मात्र 999 रुपया में सेशन 7 22 अप्रैल से बैच शुरू हो चुकी है। नीचे अक्षांश की मुख्य भूमि से गुजरने वाली भारत का कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक इन है। अब कहता है ये 7 हमारे देश में है ही नहीं, और 37 ये हमारे देश में है ये नहीं है, क्योंकि हमारा 37 तक ही है। 29.36 मुख्य भूमि से गुजरने वाली, क्यों पूजा जी, मुख्य भूमि से गुजरने वाली तो नहीं दिखता है बीचों बीच, या भारत से गुजरती तो है रेखा वो। भारत 8 से 37 है, तो ये हमारे पास है ही नहीं, ये हमारे पास है ही नहीं। 29 तो हमारे पास है ना पूरी तरह, 8 से 37 पूरा है, तो कैसे, आप तो एकदम स्पष्ट उत्तर है ए होगा। अरुणाचल प्रदेश को ब्रह्मपुत्र नदी को क्या जात, सांगपो, तिब्बत में सांगपो। बांग्लादेश में जमुना, और अरुणाचल में दिहांग। और जब दिहांग से लोहित नदी मिल जाती है तब इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। दिहांग से लोहित मिलने पर तब इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। लघु हिमकाल के नाम से हिमकाल, क्योंकि यहां पर उत्तरी गोलार्ध जो है, उत्तरी गोलार्ध तुलनात्मक रूप से अधिक ठंड हो गई, तुलनात्मक रूप से यह काफी ठंडा हो गया। तो 1650 से 1850 200 वर्ष का जो काल रहा वो शीत काल, उसके बाद लगातार गर्मी बढ़ते जा रही है। वैश्विक उष्णता, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। तो प्रकृति में कभी शीतकाल आने की जरूरत होती है जहां पर तुलनात्मक रूप से जो है ठंडा की मात्रा में बहुत ज्यादा वृद्धि हो गई थी, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ ज्यादा गिरने लगा था। विष्णु प्रयाग अलग अलग हिमाचल क्या कहते हैं, उत्तराखंड के क्षेत्र में 1 2 नहीं 5 प्रयाग है, उसे पंच प्रयाग के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड में गंगा और धौली गंगा और अलकनंदा ये हो गया। इसके बाद देखिए कौन कौन इसमें होता है, नंद प्रयाग,
नंद प्रयाग, अलकनंदा। अलकनंदा नदी जब मिलती है नंदाकिनी से, नंदाकिनी से तो उसे कहते हैं नंद प्रयाग। फिर दूसरा जो होता है वह है कर्ण प्रयाग। कर्ण प्रयाग क्या होती है? अलकनंदा, अलकनंदा नदी मिलती है पिंडार नदी से, तब उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। तीसरा रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग, अलकनंदा, सब जगह अलकनंदा कॉमन है। अलकनंदा नदी जब निकलती है मंदाकिनी से मिलती है, मंदाकिनी, तो उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। फिर होता है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा मिलती है भागीरथी से। तो 5 प्रयाग है, पांचों प्रयाग आपको सामने एक साथ रख दिया गया है। पांचों का पांचों जो है आपके सामने रख दिया गया है। तो 5 प्रयाग है, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग और विष्णु प्रयाग। पांचों प्रयाग का आपका नाम रख दिया गया है। राजस्थान मरुस्थल, थार मरुस्थल में किसका विस्तार है? राजस्थान का मरुस्थल को जो है वो पलिस्टीन या अभिनव जमाव है। अभिनव जमाव से तात्पर्य क्या होता है? वहां पर परत दर परत जो है सो मिट्टी के जम जाने से, मौसम में परिवर्तन हो जाने से वहां की जो नदियां थी, मिट्टी था, वो सूख गया और वहां पर जो है वह निर्माण हो गया। क्या लिखे हैं भाई? एकदम देखिए, तो आपके तमाम क्वेश्चन को देखो मेरे भाई। देखो तो 5 प्रयाग, कौन कौन नदी कहाँ मिली और क्या चाहते हो बोलो। यहां पर तो आपको डायरेक्ट आधे रखना है। देखो नदी को, जमुना में उसको किस नाम से जानते हैं, तो तीनों नदी कहाँ कहाँ किस नाम से जाना जाता है, वो एकदम पूरी तरह से आपको एक्सप्लेन किया गया है। अब इसमें क्या तुमको एक्सप्लेन कर सकते हैं? राष्ट्रीय वनीकरण पारिस्थितिकी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई? 1992 में किया गया। क्यों किया गया? वन संरक्षण के लिए किया गया। क्यों किया गया? वर्षा वन जो हमारे हॉट स्पॉट का क्षेत्र होता है, उनकी संरक्षण के लिए किया गया। इसका स्थापना किया गया पेड़ पौधे जीव जंतु की सुरक्षा के लिए किया गया। इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। अब इसमें क्या एक्सप्लेनेशन करने का जगह हो तब तो मेरे भाई। अब कहता है कि क्या है लौह अयस्क, कहां पर कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, कहां पर कौन सा लौह अयस्क पाया जाता है, उसका ये बतलाता है। बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। दल्ली राजहरा जो है वह छत्तीसगढ़ में है। कुद्रमुख कर्नाटक में है। नोआमुंडी झारखंड में है। अर्थात क्या है 2 3 4 2 3 4। ऐसे क्वेश्चन को तो, ऐसे क्वेश्चन को तो क्या है, हाँ पॉलिटी क्लास होगा, एकदम होगा बाबू। अबरख, अबरख हजारीबाग राजस्थान, ये झारखंड। बॉक्साइट पलामू। लौह अयस्क केवझर। तांबा राजस्थान का खेतरी। फिर ये 2 3 4 1 2 2 3 4 2 3 4 1। भूटिया जनजाति सिक्किम। टोडा जनजाति तमिलनाडु। सेंटली जनजाति अंडमान निकोबार। बिरहोर जनजाति झारखंड। अर्थात 3 1 3 1 4 2 अलग अलग जनजाति से जुड़ा हुआ है। इतना स्टैटिक क्वेश्चन है आपके सामने। मौसम विज्ञान, जाहिर सी बात है जलवायु विज्ञान से जुड़ा हुआ होगा। जननांकी जनसंख्या भूगोल से जुड़ा हुआ होगा। समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल से। मृदा विज्ञान मृदा भूगोल से। तो क्या हो गया? द ब। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन गति से क्या होती है? दिन और रात होती है। घूर्णन गति से दिन और रात होती है।
जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करती, जो लगभग लगभग कितना होता है, 23 घंटा 56 मिनट, अर्थात लगभग 24 घंटा। परिक्रमण, जब सूर्य के चारों ओर घूमती है, रोटेशन करती है, तो वो क्या होता है, जब ये सूर्य के चारों ओर ये घूमती है तो परिक्रमण कहलाती है। परिक्रमण में लगभग कितना समय लगता है, 365.1/4 दिन, है ना। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इससे क्या होता है, मौसम में परिवर्तन होता है। सूर्याताप, सूर्य की तापमान, पृथ्वी पर सूर्य अपनी तापमान जो आता है 51% ही पृथ्वी तक पहुंचती है। 35% जो है वह वायुमंडल, 35% वायुमंडल से अवशोषित हो जाती है। सॉरी, अवशोषित, वायुमंडल से परावर्तित हो जाती है, वायुमंडल से परावर्तित हो जाती है। और 14% वायुमंडल के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। पहुंचता है पृथ्वी पर 51%। 51% भी अलग अलग जगह अलग अलग है। सूर्याताप, आने वाला सौर विकिरण। तो चलिए, दो एल समताप, देखिए समताप, समान तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाले। 3 का ब, और सर ने 1 का स, 3 का प, वार्षिक तापांतर, जहां तापमान में वार्षिक तौर पर सबसे ठंडा और सबसे गर्म महीना। एल्बिडो, किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य की प्रकाश का प्रतिशत, ये तो साइंस से जुड़ा होता है। सूर्याताप, सूर्य का तापमान जो पृथ्वी पर आती है, जो अलग अलग जगह उसको अलग अलग पड़ता है। सूर्याताप के दृष्टिकोण से पृथ्वी को बांटा गया है 0, 23.5, 23.5, इसे कहा गया उष्ण कटिबंध। उसके बाद इसे जो हुआ वो हुआ शीतोष्ण कटिबंध, तब हुआ शीत कटिबंध। 3 भागों में उसे बांटा गया है। गर्म महासागर, ये महासागर की जो गर्म धारा होगी, अब देखिए क्या होता है, ये उष्ण कटिबंध है, यहां पर सालों भर गर्मी होती है, यहां पर सालों भर शीत होता है, ठंडा होता है। तो जब इधर से धारा इधर जाएगी तो ये धारा गर्म होगी, जब ये धारा आएगी तो ठंडी होगी, क्योंकि वो बर्फ से गुजरते हुए आएगी। तो ध्रुव के निकट गर्म, भूमध्य रेखा के निकट गर्म, और ध्रुव के निकट वो ठंडी होगी। धारा का उत्पत्ति क्यों होती है, धारा जो है वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण उसमें धारा की उत्पन्न होती है। चलिए देखें क्या है, एल्बिडो, किसी वस्तु द्वारा परावर्तित दृश्य प्रकाश की प्रतिशत। किसी वस्तु को जो हम देखते हैं, अभी तो साइंस से जुड़ा हुआ टर्म है, किसी वस्तु को जो हम देखते हैं परावर्तित, वह जब कहीं परावर्तन करता है, सूर्य का प्रकाश आती है पृथ्वी पर, और फिर वह जो है सो वायुमंडल द्वारा परावर्तित, उसमें कितना हम देख पाते हैं, उसकी चमक को कितना देख पाते हैं, उसे एल्बिडो कहा गया है। निम्नलिखित को मिलाकर जोड़िए। इंटरनेट, इंटरनेट क्या है, संचार का एक, आप घर पर जो पढ़ रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से पढ़ रहे हैं। तो 5 नंबर 2 गो तो आपका गयो। नहर मार्ग, आपस में आने जाने मार्ग है। अंतरदेशीय जल मार्ग अर्थात 4। नगरीय क्षेत्र, जहां लोग उत्पादन, व्यापार और सेवा क्षेत्र में लगे रहते हैं, 1। सघन बस्ती, सघन बस्ती क्या हो, जहां घना आपस में आसपास निर्मित घर वाले क्षेत्र, शहर क्या होता है, सघन बस्ती। गांव, अब तो गांव भी सघन बस्ती वाले क्षेत्र में आ गए हैं। चलिए यहां पर तो आपका ये सेट ही समाप्त हो जाता है।
तो आइए हम लोग पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी के प्रश्न को देखें और उसके प्रश्न को देखें किस प्रकार से पॉलिटी का क्या प्रश्न आपके सामने आ रहा है। तो आज प्लीज पहले आप पॉलिटी के देखें। हमारे विशाल भाई को पढ़ने से कम और कुछ अन्य बातों में ही अधिक रुचि दिख रही है। लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। बोलिए, विविधता में एकता हमारे देश की संस्कृति क्या पहचान है? भारत का विविधता का एकता, अलग अलग धर्म, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग भौगोलिक रूप, और सब लोग मिलकर हम लोग इस देश के निर्माण में अपना योगदान देते हैं। तो भौगोलिक रूप से हम लोग भिन्नता का पूरी तरह से, तो ये लोकतंत्र में विविधता का एकता, ये सर्वधर्म समभाव, सब लोग साथ मिलकर, लेकिन यदि सामंजस्य का अभाव हो, लोग आपस में संघर्ष करें, सामंजस्य का अभाव हो, लोग आपस में संघर्ष करें, तो यकीनन तौर पर जो है क्या होगा, हमारी राष्ट्र की एकता कमजोर पड़ेगी, हमारी राष्ट्र की शांति व्यवस्था प्रभावित हो जाएगी, देश में लॉ एंड ऑर्डर की समस्या होगी, देश में बिखराव की समस्या उत्पन्न होगी। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं, लैंगिक स्त्री और पुरुष, लिंग के आधार पर विभाजन, जिसकी शुरुआत घर से ही कर देते हैं, स्त्री पुरुष के बीच अंतर, समाज में स्त्री पुरुष को दी गई असमान भूमिका, स्त्री पुरुष की जनसंख्या का अनुपात, तो लैंगिक विभाजन जो है वह है स्त्री पुरुष के बीच का अंतर। स्त्री और पुरुष प्राकृतिक रूप से दोनों के कुछ जो है सो शारीरिक बनावट में भिन्नता होती है। तो लैंगिक विभाजन से तात्पर्य होता है स्त्री और पुरुष के बीच विभाजन, और ये लैंगिक विभाजन जो है और समाज में असमानता को पैदा करता है, समाज में पूर्वाग्रह को बढ़ाता है, पूर्वाग्रह को कि अमुक काम महिला ही करेगी या स्त्री ही करेगी, अमुक काम पुरुष ही करेंगे, तो ये पूर्वाग्रह को बढ़ाता है। और लैंगिक असमानता हमारे देश में काफी हद तक देखने को मिलती है। प्रशासन राजनीति है क्योंकि इसे सार्वजनिक हितों के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। ये वक्तव्य है पॉल एच एप्पलबी का और वुडरो विल्सन का। वुडरो से सबसे पहले इसे वुडरो विल्सन के द्वारा ही प्रयोग किया गया, क्योंकि वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का जनक माना जाता है। वुडरो विल्सन यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति थे। कब? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रही थी। वुडरो विल्सन के ही प्रभाव के फलस्वरूप जो है राष्ट्रसंघ, लीग ऑफ नेशन का गठन वुडरो विल्सन के ही प्रभाव स्वरूप होता है। गिलोटिन क्या होता है? फ्रांस में किसी को दंड देना होता था, इसको रख करके सर काट देते थे। अर्थात आकस्मिक रूप से जो है बजट की चर्चा को रोक देना, आकस्मिक रूप से बजट की चर्चा या किसी विषय पर चर्चा को रोक करके उसको सीधे वोटिंग के लिए ले आना, चर्चा को रोक कर सीधे वोटिंग के लिए गिलोटिन शब्द का प्रयोग करते हैं। वित्त विधेयक तो अनुच्छेद 112 होता है। सरकार का जब आय और व्यय, इनकम और एक्सपेंडिचर, आय और व्यय का वार्षिक विवरण, आय और व्यय का वार्षिक विवरण को प्रस्तुत किया जाता है तो उसे वित्त विधेयक कहते हैं। समेकित निधि शुल्क, मांगों पर मतदान, कोई भी विषय आता है तो उसे कहते हैं, मांगों पर जब मतदान करते हैं गिलोटिन, अर्थात उस पर चर्चा को रोक करके सीधे उसको मतदान के लिए ले आते हैं तो उसे गिलोटिन के नाम से जाना जाता है। मैकमोहन रेखा, भारत और चीन के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा, भारत पाकिस्तान की रेखा को रेड किल्फ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत और भूटान के बीच की इसलिए सीमा रेखा को अलग से नामकरण नहीं किया गया है। भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वह उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख,
जम्मू कश्मीर से उसकी सीमा रेखा मिलती है। यह मानते हैं कि राज संघों का एक संघ है, संघों का संघ आप बनाते हो, देखो विद्यार्थी संघ, कर्मचारी संघ, श्रमिक संघ, है ना। तो एक संघ के अंतर्गत कई छोटे छोटे संघ होते हैं, वो क्या बहुलवादी विचारधारा वाले होते हैं। एक संघ जो हुआ उसके अंदर कई छोटे छोटे अन्य संघ होते हैं, एक संघ के अंतर्गत कई छोटे छोटे अन्य संघ भी होते हैं। कोई धार्मिक संघ, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, तो हिंदू में कौन है, हिंदू महासभा, या तो एक संघ के अधीन कई छोटे छोटे अन्य संघ होते हैं। बहुलवादी जहां अलग अलग लोग, अलग अलग धर्म, अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग रहन सहन वाले लोग रहते हैं। समाजवादी जहां आय और संपत्ति के असमान वितरण को कम करने का प्रयास किया जाता है, उसे समाजवाद कहते हैं। संघवाद तो चलिए अलग अलग संघ का जो मान्यता देते हैं। लोकतंत्र के बारे में कौन सा सही है? लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है, लोगों की मांग को अनदेखा करता है। गलत बात है। लोकतंत्र तो जरूरतों को ध्यान रखता है और वह क्या करते हैं, लोगों की मांग को स्वीकार करता है। लोगों की मांग पर ही जनतंत्र चलती है, तो कहता है अनदेखा करता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, ये तो हो नहीं सकता। लोकतंत्र भ्रष्टाचार रहित है। अब लोकतंत्र में भ्रष्टाचार तो रहित हो ही नहीं सकता है। कैसे बोलो उत्तर आप लोग, पूजा शर्मा जी कैसे ए देते हैं बताइए। कहता है लोकतंत्र के बारे में कौन सा सही है, नहीं पूछ रहे गलत है। लोकतंत्र अक्सर जरूरतों को विफल करता है। आपकी आवश्यकता को यदि लोकतंत्र ध्यान नहीं देगा तो आप वोट दोगे सरकार को? आपकी आवश्यकता को सड़क से लेकर बिजली से लेकर अन्य प्रकार की सुविधा को उपलब्ध कराता है, वह अनदेखा, वह तो क्योंकि जनता की वोट से प्राप्त करता है। जनता को जब अनदेखा करेगा तो उसको जनता वोट देगी, ये तो लाइन हो नहीं सकता है। यहां क्या करना है, उपयुक्त में से कोई नहीं देना होगा। प्रश्न को मैंने बराबर कहा है, प्रश्न को पढ़िए। यही चलिए सेट में दिया हुआ, उससे क्या दिक्कत है पूजा शर्मा? अब तो पोल्ट्री मैं पढ़ाता हूं, अरे उसमें यदि आंसर गलत हो गया तो उसको हमको सही आंसर करना है। पूजा शर्मा जी आंसर को सही करना है कि आंसर को ज्यों कहते हो। आखिरकार हम लोग यहाँ पर आमने सामने हैं, कि ताकि समस्या का समाधान हो सके, सही सटीकता से बात को रखा जा सके, एक्यूरेसी के साथ हमें जानकारी प्राप्त हो सके और विश्लेषणात्मक उत्तर हो सके। बी होगा भ्रष्टाचार रहित होगी लोकतंत्र। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार कभी, हमारे देश में लोकतंत्र देखो कितना भ्रष्टाचार की बातें चलती है। जनता वोट देते हो, मुर्गा के टांग पर वोट देते हो, शराब पर वोट देते हो, कोई नगद पैसा लेकर, तो कैसे जो है सो उत्तर होगा बोलिए। बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है, बेल्जियम मॉडल का तत्व नहीं है। बेल्जियम में क्या होती है, बेल्जियम में देखिए वहां पर 59% डच लोग हैं, 40% फ्रेंच लोग हैं, 1% जर्मन भाषा के लोग हैं। तो वहां सरकार बनाने में दिया कि एक बार जो है डच वाला, एक बार फ्रेंच में, और मंत्री में दोनों का आधा आधा, मंत्री में जो है दोनों का आधा आधा हिस्सा होगा। एक बार डच रहेंगे, एक बार फ्रेंच रहेंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में जो है वह क्या होगा कि 3 मुखिया होगा, एक डच, एक फ्रेंच, एक जर्मन का मुखिया होगा। केंद्र के अधीन राज्य नहीं होगा। तो ब्रुसेल्स एक सरकार है जिसमें फ्रेंच और डच भाषी दोनों समुदाय के समान प्रतिनिधि। सही है। राज्य सरकार केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, दोनों अपनी अपने क्षेत्र में स्वतंत्र हैं। सही है। 2 सरकार, तीसरा प्रकार की सरकार सामुदायिक सरकार बनाया गया, अर्थात हमारे मुखिया की तरह बनाया गया। तो उपयुक्त में से क्या है, तीनों का तीनों सही है, अर्थात उत्तर हो जाएगा ई। कल मैं लाइव कब होगा सर? निष्पादन बजट, परफॉर्मेंस बजट,
सबसे पहली बार इस बजट को तैयार किया गया था, अमेरिका के पहला हूबर आयोग ने इसे तैयार किया था। ये बजट क्या होती है कि निष्पादन अर्थात जो पैसा खर्च किया गया उसमें खर्च जो कहां किया गया उसका परिणाम क्या आएगा, हमारा परिणाम क्या होगा, आदि बजट को परिणाम पर तैयार किया गया है। धन खर्च कर रहे हैं, शिक्षा पर खर्च करें तो उसका रिटर्निंग क्या मिलेगा, कितने विद्यार्थी को हम शिक्षा दे पाएंगे, कितने विद्यार्थी जो है शिक्षित होकर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे पाएंगे। तो बजट में जब हम परफॉर्मेंस पर, उसके परिणाम पर विचार करते हैं कि हम जो धन खर्च कर रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, तो उसे कहते हैं परफॉर्मेंस बजट। एक बजट होता है उसे बोलते हैं आउटकम बजट। आउटकम कि हम जो खर्च कर रहे हैं वो खर्च सही जगह हुआ या नहीं हुआ, खर्च का क्या, कहां पर कितना हुआ, उसका कितना निर्माण का कार्य हुआ, उससे हमारी क्या रिटर्निंग हो सकती है। तो बजट को अलग अलग भागों में बांटा गया है। 1962 में संयुक्त राष्ट्र डिकोलोनाइजेशन कमिटी के पहले अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया। इस समिति का उद्देश्य क्या था, ये समिति का पहला अध्यक्ष जो चुना गया वो भारत चुना गया, पहला अध्यक्ष जो चुना गया वो भारत चुना गया 1962 के संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्र में। यहां पर जो इसका मूल उद्देश्य ये था कि विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था बना रहे। ऐसे 1962 में भारत और चीन के बीच का युद्ध हुआ था। चलिए इससे कोई बात नहीं, पूजा शर्मा जी यहाँ तो आए हैं सीखने के लिए, जानने के लिए और उसका लाभ प्राप्त करने के लिए, तो इसलिए यदि कहीं गलती तो उसको सुधारने के लिए हम आए हैं। यहाँ थोड़े हम उद्देश्य मेरा ये है कि आपको हमको किसी प्रकार का परेशान करना है। ये लीजिए, ये कहाँ क्या हो गया, बुधन जी, बुधन जी, अरे बंद हो गया अपने अपने, बोर्डे गायब हो गया। ओ चलिए आ गया, चलिए। अरे कोई मच्छर आके देता है, खत्म कर, बोर्डे गायब हो गया था, फिर वापस ले आए हम। रेड क्लिफ समिति किसके लिए नियुक्त की गई है? रेड क्लिफ समिति आपको पता है भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारित करने का काम रेड क्लिफ आयोग के द्वारा किया गया। अब संख्यक की समस्या का सुलझाना इसका उद्देश्य नहीं था। स्वतंत्रता विधेयक पर तो वो था माउंटबेटन योजना। वो क्या था? माउंटबेटन योजना आया जो 3 जून कब प्रकाशित हुआ? जो 3 जून 1947 को प्रकाशित हुआ था। तो माउंटबेटन योजना। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ दोनों में समान रूप से पाया जाता है? बोलिए। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, तो ये लाइन गलत हो गया। संविधान में भारत में 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संविधान के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय हमारे संविधान की व्यवस्था को देखता है कि सरकार ने जो कानून बनाया वो कानून संविधान के मूल भावना के अनुकूल है या नहीं। कानून के परीक्षण करने का काम, कानून का परीक्षण करने का काम करता है। अमेरिका में भी और भारत में भी, दोनों में न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। दोनों जगह जुडिशियल रिव्यू का अधिकार है। ये अधिकार अमेरिका भारत ने जुडिशियल रिव्यू का अधिकार अमेरिका के संविधान से ही लिया है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्र की ये एकता को सुनिश्चित करना। एकदम सही है। संघात्मक में हमारी भाषा अलग अलग, धर्म अलग अलग, संस्कृति अलग अलग, पहनावा अलग अलग, तो लोकतंत्र में सभी लोगों को अपने विचार को प्रकट करने,
विधि के निर्माण में सबकी योगदान होती है। तमिलनाडु वाले भी विधि के निर्माण में योगदान देते हैं, महाराष्ट्र मराठी वाले भी देते हैं, उड़िया भाषी भी देते हैं, हिंदी भाषी भी देते हैं। विविधताओं के सामंजस्य में एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीय, हाँ भारत का क्या है, दोनों सही है। और व्याख्या करता है हमने अपनी संघीय व्यवस्था में मजबूत संघीय व्यवस्था का निर्माण किया है। हमने हमारी संघीय व्यवस्था को ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद के नाम से प्रयोग किया है, जहां केंद्र और राज्य के बीच परस्पर सहयोग के माध्यम से शासन को किया जाना है। मूल अधिकारों कथित भारतीय संविधान के कौन से भाग में मानव अधिकार का सार्वभौमिक घोषणा 1948 जो 10 दिसंबर 1948 को घोषित किया गया। प्रस्तावना में क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, यहां तो ठीक है। अब देखिए वहां जो आता है स्वतंत्रता के संबंध में क्या लिखता है, विचार अभिव्यक्ति धर्म उपासना की स्वतंत्रता, तो उद्देशिका में उसका उल्लेख है, उद्देशिका में तो उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है। अब आइए राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व में क्या देता है, हम कहता है कि मानव अधिकार के समाज का जो कमजोर वर्ग हैं, जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनकी गरीबी है बेरोजगारी है, उनको दूर करने के लिए उसमें व्यवस्था किया गया है। इसमें स्पष्ट है कि ये मूल कर्तव्य में उसका कोई उल्लेख नहीं, 1 और 2 1 और 2 अर्थात आंसर क्या हो गया ए, वहां स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है ना। अनुच्छेद 46 क्या कहता है, समाज का पिछड़ा वर्ग कमजोर वर्ग के आर्थिक उत्थान के लिए राज्य काम करे। अनुच्छेद 41 कहता है राज्य में गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए राज्य कार्य करे। 43 कहता है कि श्रमिक को शोषण से बचाए अर्थात उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करे। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है। अब देखो चलो धर्म की स्वतंत्रता कहाँ है, अनुच्छेद 25 से 28। समानता का अधिकार कहाँ है, 14 से 18। शोषण के विरुद्ध कहाँ है, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। तो स्पष्ट है कि समानता के अधिकार में अनुच्छेद 15 किस में आएगा, 14 क्या कहता है, 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। 15 जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। 16 अवसर की समानता। 17 अस्पृश्यता छुआछूत का अंत। 18 उपाधियों का अंत, है ना। स्कूल में होता है कि अंतर पर होना चाहिए, हम भारत के लोग है ना। निम्न कौन सा युग में सही सुनित नहीं है, कानून के समक्ष समानता गैर नागरिक, चलिए इतना ध्यान रखना है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। केवल ये 5 ऐसे अनुच्छेद हैं, केवल भारतीय नागरिक को ये प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिक को ये प्राप्त है, ये विदेशियों को प्राप्त नहीं है, भारतीय नागरिक को केवल प्राप्त है। अब देखिए कानून के समक्ष समानता नागरिक और गैर नागरिक दोनों को प्राप्त है। कानून के समक्ष समानता 14 सही है। राज्य के नाम परिवर्तन, राज्य का विधानसभा की शक्ति, राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार संसद को है अनुच्छेद 3 के आधार पर, यह गलत है। नए राज्य का निर्माण करना संसद का अधिकार है, सही है। कौन सम्मिलित नहीं है, अर्थात 20 सम्मिलित नहीं है। इसी प्रकार को सोचकर दिया बनाएंगे उत्तर को, ये नहीं है और ये है तो क्यों है, ये नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको आप सोचकर बनाएंगे तो कितनी देखिए उत्तर में गलती होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। इस संविधान के लिए व्यापक रूप से माना गया कि मूल अधिकार के न्यायिक व्याख्या की अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया पहला संविधान संशोधन में, पहला संविधान संशोधन के माध्यम से जब जमींदारी उन्मूलन लिया गया अर्थात संपत्ति का अधिकार, भूमि सुधार, ये क्या है, अनुच्छेद मौलिक अधिकार को छीनने का प्रयास किया गया।
पहला संविधान संशोधन में स्वतंत्रता के अधिकार को भी प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया। अर्थात जी जो जवाहरलाल नेहरू व भीमराव अम्बेडकर संविधान जब बनाए तो जो अधिकार उनको लग रहा था कि नागरिकों का अधिकार है, सरकार बनाने के बाद वो उनको खटकने लगा। तो पहला संविधान संशोधन में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को उसमें क्या दे दिया, 9वीं अनुसूची को जोड़ दिए कि 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। तो जवाहरलाल नेहरू की सरकार ही मौलिक अधिकार के पर कतरने लगा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से इसमें क्या व्यवस्था किया गया, 42वां संविधान संशोधन में दिया गया कि मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। 44वां में संपत्ति के अधिकार को छीन ही लिया गया। न्यूनतम 2019 में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ताकि मजदूर को एक न्यूनतम मजदूरी मिले। अनुच्छेद 41 उसका शोषण नहीं हो। बोनस का भुगतान जो लाभांश मिलती है, लाभांश उसके श्रम से मिलता है तो उसको मिले। समान पारिश्रमिक अधिनियम ठीक है 1976 में बना हुआ था। संविधान का अनुच्छेद 39 का चौथा पॉइंट कहता है, लेकिन मजदूरी संहिता 19 में इसको फिर से शामिल किया गया। मजदूरी संहिता इसको 19 में फिर से शामिल किया गया ताकि किसान मजदूरों के साथ शोषण नहीं हो। 1, 2 और 4 इसमें संविदा श्रम का कोई नहीं है। 1, 2 और 4 का प्रावधान किया गया। ऐसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1976 में बनाया गया था। समान पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में बना हुआ कानून था और 1919 में उसमें दोनों को शामिल किया गया। रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, एकदम सही है। तीनों सेना के प्रधान सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। तीनों सेना के प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्ति विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, नहीं है। पूरा संविधान, हमारा संविधान के आधार पर राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है। ये गलत है, ये सही है। और राष्ट्रपति को ये जो अधिकार प्राप्त है वो संविधान के आधार पर प्राप्त है। हमारा संविधान सर्वोच्च है तो उनको जो भी शक्ति दी गई है, लाइब्रेरी से देख रहे हैं, एक अच्छी बात है। भारत में क्या लिखे हैं, केंद्र सरकार की अधिशासी शक्ति, देखो संविधान का अनुच्छेद 53 लिखता है कि संघ सरकार की सभी अधिशासी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और राष्ट्रपति अपने उस शक्ति का प्रयोग संघ के मंत्रिमंडल की सहायता से करेंगे। राष्ट्रपति में केंद्र सरकार की सभी शक्ति राष्ट्रपति में मौजूद होगी। इसका उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 53 में स्पष्ट रूप से लिखा गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 का, वैसे मंत्रिमंडल शब्द पूरे संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार अनुच्छेद 352 में दिया गया है कि मंत्रिमंडल के परामर्श से, मंत्रिमंडल के सहयोग से या मंत्रिमंडल की परामर्श पर राष्ट्रपति अपने सभी अधिकार का प्रयोग करेंगे। अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्रिमंडल का प्रधानमंत्री होता है। मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी, गलत है। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां राज्यसभा भी लिखा तो ये लाइन गलत है। लोकसभा राज्यसभा दोनों से संघीय सरकार मंत्री बनने के लिए पात्र हैं, सही है। अभी देखिए आपका निर्मला सीतारमन राज्यसभा की मेंबर हैं, नरेंद्र मोदी लोकसभा की मेंबर हैं, तो दोनों सदन में मंत्री बन सकते हैं, ये सही है। क्या हो जाता है, कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण दोनों सही है, कथन गलत है और कारण सही है। उत्तर क्या होगा, सी। तो मेरे विद्यार्थी जी उत्तर दीजिए। आप लोग कुछ आपस में ज्यादा चर्चा परिचर्चा आज कर रहे हैं, क्यों? आज आपका ध्यान पढ़ाई पर कम और कुछ अदर बातों पर ज्यादा है।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। केंद्र में मंत्री परिषद, फिर देखिए अनुच्छेद 75 कहता है 75 का 3 की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। यहां लिख रहा है संसद, गलत हो गया। संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति का, हाँ 75 का नंबर 2 पॉइंट लिखता है कि संघीय मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। सही है। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा। विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, कर सकता राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच जो है सो एक भूमिका में होते हैं, तो ऐसा कोई विकल्प है नहीं। 2 और 3 सही है। 2 और 3 तो क्या देना होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच कड़ी की भूमिका, राष्ट्रपति प्रधान और मंत्री के बीच की कड़ी की भूमिका निभाते हैं प्रधानमंत्री। सर कल का ज्योग्राफी टेस्ट डिस्कशन भी कर दीजिए। आज तो नहीं करेंगे, कल कर देंगे यदि होगा। आज तो और भी डिस्कशन है, रात्रि भी ज्यादा समय हो जाएगा, तो मैं उसका जरूर कर दूंगा बाबू। डिस्कशन कर दिया जाएगा, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी जो किया जा रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अभी जो की जा रही है उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में संसद के दोनों सदनों में निर्वाचन के लिए क्या होता है, अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा का सभी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अब देखिए संसद के दोनों सदनों में किसी समय राज्य या राज्य की विधानसभाओं में नामनिर्दिष्ट किए गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल। संसद के दोनों सदनों में किसी भी सदन या राज्य की विधानसभा में ऐसा नहीं होता है। निर्वाचित विधानसभा सीटें जितनी अधिक होती है उस राज्य के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान भी उतना ही अधिक होता है। 17 को हाँ हो गया है। तो वोटों का मान भी उतना अधिक होगा। अब जनसंख्या ज्यादा होगा तो वोट का मान होगा। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान केरल के एमएलए से मान से अधिक होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जनसंख्या ज्यादा है। पुडुचेरी के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान अरुणाचल से। यहां पर कहता है, क्या कहता है, कथन पर विचार कीजिए कौन सही है। चलिए ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है आपके सामने, कौन सही है। संसद के दोनों में से किसी भी सदन या राज्य की विधानसभाओं में न गए सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल किए जाने के लिए अर्थ है। ये लाइन चलिए सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर है निर्वाचित विधानसभा जितनी अधिक होती है उस राज्य का प्रत्येक एमएलए का वोट का मान भी उतना ही अधिक होगा। अब वोट का मान तो निकाला जाता है जनसंख्या के आधार पर, वोट का मान निकाला जाता है जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या तो इसलिए सब निश्चित रूप से कह नहीं सकते हैं। मध्य प्रदेश के प्रत्येक एमएलए का वोट बैंक केरला के प्रत्येक एमएलए के मान से अधिक होगा। अब जनसंख्या और विधानसभा ऐसा कुछ फिचड़िए, यही उत्तर सही है, केवल एक। अब कुल अलग अलग राज्य का कितना वोट वैल्यू है वो अलग अलग राज्य के विधानसभा के आधार पर निकाला जाता है। 132 को फिर से देखिए, एकदम देखेंगे, बोलो एकदम देखो। मैंने अनुच्छेद के साथ लिखा है केंद्र में मंत्री परिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से, यहां देखिए शब्द है संसद के प्रति सामूहिक रूप से। अनुच्छेद 75(3) कहता है कि मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से, यहां लिखता है संसद के प्रति सामूहिक रूप से।
अनुच्छेद 75(3) ये गलत हो जाता है। 75(2) कहता है कि राष्ट्रपति मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत, लिखा हुआ है 75(2) में। और विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को, क्योंकि विधि निर्माण के लिए मंत्रिमंडल निर्णय लेगा। अनुच्छेद 78 स्पष्ट लिखता है कि प्रधानमंत्री कर्तव्य है कि मंत्री परिषद के लिए गए निर्णय को वह राष्ट्रपति तक पहुंचाए, राष्ट्रपति को अवगत कराए। इसलिए उत्तर जो है उसका ई ही होगा, क्योंकि ऐसा कोई विकल्प है नहीं। तीनों कदम अनुच्छेद के साथ मैंने आपके सामने रख दिया। तीनों को मैंने अनुच्छेद के साथ रख दिया। कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? राज्यसभा घोषित करना होगा, कैसा करना राष्ट्रीय हित में है। क्या कहता है? राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि में संसद की शक्ति सही नहीं है, करना होगा। राज्यसभा को उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में कम से कम 2/3 से पास होना चाहिए। राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है, लाइन गलत है। विधि बनाने का अधिकार संसद का है और संसद में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा तीनों शामिल होते हैं, इसलिए ये लाइन गलत हो जाता है। लोकलेखा समिति, लोकलेखा समिति में अधिकतम सदस्यों की संख्या अधिकतम 25 सदस्य की गठित होती है। लोकलेखा में सदस्यों की संख्या 22 होती है। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करता है। 2 और 3 सही है, 1 नंबर गलत है। लोकलेखा समिति का अध्यक्ष, हाँ बाबू नोट पूछ रहा है, ये लाइन गलत है, ये दोनों सही है। संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दल की सरकार में प्रतिनिधि होती है। बोलो ऐसा है? अभी सरकार तो में एक विपक्ष होता है, कांग्रेस का कहां कोई सरकार में संसद के सभी दल, गलत है। सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और उसके द्वारा हटाई जाती है संसद, क्योंकि अनुच्छेद 75(3) कहता है कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है, उनके द्वारा हटाई जा सकती है, जिसमें संसदीय व्यवस्था में उत्तर क्या होगा, ये हो जाएगा। फिर सरकार संसद के प्रति, फिर आपको देखिए वहां क्वेश्चन 75(3) क्या कहता है, वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, संसद के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। लोकतंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है निर्वाचित सरकार का होना। लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण तब क्या होता है, निर्वाचित सरकार का होना। जनता के द्वारा, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, परिभाषा में ही शामिल है। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वह राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, एकदम सही है, अनुच्छेद 155। वह एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है, अनुच्छेद 153 में लिखा हुआ है। यदि संबंधित राज्य की व्यवस्थापिका उसे पद से हटाए जाने का प्रस्ताव स्वीकार करती है तो पदावधि विधानसभा को हटाने कोई अधिकार नहीं है। कौन सा सत्य नहीं है? ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, उसको हटाने विधानसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। एक 133 देखिए, प्रश्न ही कुछ ऐसा है, यकीनन तौर पर, क्योंकि ये लाइन तो सही है कि राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य भाग लेता है, ये तो सही है। निर्वाचित विधानसभा जितनी सीटें अधिक होती है उस राज्य के प्रत्येक एमएलए का वोट का मान भी उतना अधिक होगा, ऐसा कोई जरूरी तो है नहीं। वोट का वैल्यू निकालते हैं क्या है, देखिए वोट का वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला होता है, वो होता है राज्य की जनसंख्या बटा विधानसभा के सीटों की संख्या। इसलिए चलिए, धन्यवाद।
तो सीटों की संख्या की कोई फिक्स थोड़े है। मध्य प्रदेश का एमएलए का वोट का मान केरल के वोट का मान से मध्य प्रदेश क्षेत्रफल में बड़ा है, केरला में जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, ये भी नहीं होगा। उसका वोट वैल्यू निकालने का फार्मूला होता है। तो पॉलिटिकल साइंस का पीजीटी आप जो भी पढ़ना चाहते हैं आइए जुड़िए, यकीनन तौर पर उसका लाभ मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग का क्या काम होता है? अनुच्छेद 243 के आधार पर राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है। सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यपाल जो है राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करते हैं। राज्य के पंचायतों एवं नगर पालिका के चुनाव के लिए मतदाता सूची को तैयार करता है। राज्य के पंचायत नगर पालिका का निर्वाचन चुनाव करवाता है। राज्यपाल के निर्देशन के अनुरूप पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकाय का निर्वाचन करवाता है। निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूची को तैयार करना, यह काम तो भारत सरकार निर्वाचन आयोग का है, ये नहीं है। चार तो एकदम खत्म है। और राज्यपाल के निर्देशन में चूंकि ऐसा तो कोई ग्राम पंचायत और स्थानीय स्वशासन का चुनाव कराने के उत्तरदायी होता है, 1 और 2 ही इसको सही मान सकते हैं, अन्य इसमें सही नहीं होगा। पीके थुंगन आयोग, पीके थुंगन आयोग 1988, जिसके सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया। अशोक मेहता आयोग 1977, जिसने पंचायती राज को 2 स्तर का बनाने का सुझाव दिया। बी.आर. मेहता समिति 1987-57, जिसने पंचायती राज को 3 स्तर का बनाने का सुझाव दिया। लक्ष्मीमल सिंघवी आयोग 86, जिसने पंचायती राज को वित्तीय स्वायत्तता देने का सुझाव दिया। चारों मिलाइए, ए का 4, बी का 1, बी का 3 है। अशोक मेहता 1977, ऐसा कहीं है ही नहीं, बी का 3, तो ए का 1, अर्थात क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्यों? इसका आंसर जो है आपको पीके थुंगन आयोग के सिफारिश पर 73वां संविधान संशोधन किया गया। अशोक मेहता समिति 77 में, जिसने पंचायती राज को 2 स्तर का बनाने का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति, जिसने पंचायती राज को 3 स्तर का बनाने का सुझाव दिया। लोक अदालत का गठन हुआ 1987 में। लोक अदालत का गठन कब हुआ? तो 1987 में गठन हुआ। लोक अदालत का फैसला अंतिम होता है, इसका अपील किसी अन्य न्यायालय में नहीं किया जाएगा। लोक अदालत की अधिकारिता मुकदमा दायर करने से पहले के मामले का नहीं, जो किसी न्यायालय में लंबित हो। लोक अदालत में मुकदमा वैसा मुकदमा को शामिल करते हैं जो दोनों पक्ष किसी मुकदमा में लंबित है, तब न लोग भेजते हैं लोक अदालत में। ये गलत हो जाएगा। लोक अदालत के मामले का निपटारा कर सकते हो सिविल, न कि आपराधिक। ये सिविल, आपराधिक और राजस्व तीनों मामला होता है। प्रत्येक लोक अदालत में केवल सेवारत अथवा सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी को नियुक्त कर सकते हैं। इसमें समाज सेवा को भी जुड़े हुए लोगों को नियुक्त करते हैं। अर्थात ई, उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ई, कोई भी सही नहीं है। लोक अदालत में वैसे विवाद रखा जाता है जो दीवानी मुकदमा हो, जो फौजदारी मुकदमा हो, जो राजस्व से संबंधित मुकदमा हो, जिसको न्यायालय के बाहर भी सुलझाया जा सकता है, उसे रखते हैं लोक अदालत में। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में कथन कौन सही है? इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति नहीं। इसका गठन हुआ 1993 में। इसका अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस या
अन्य न्यायाधीश हो सकता है या अन्य। अनिवार्य रूप से भारत का मुख्य न्यायमूर्ति गलत है। अभी देखिए आपका कौन है, आर सुब्रमण्यम, इसके पहले अरुण कुमार, कभी मुख्य न्यायाधीश रहबे नहीं किए वो। हाँ, फिर जो है प्रत्येक राज्य में मानवाधिकार के नाम से संस्था है, बिहार में 2000 में स्थापित हुआ। इसकी शक्ति केवल सिफारसी प्रवृत्ति की होती क्योंकि वैधानिक शक्ति है। इसमें एक महिला को नियुक्त करना अनिवार्य है। कल कथन का विचार कीजिए, क्या पूछता है, कौन सही है। 1 नंबर तो सही है नहीं, 2 नंबर सही है, 3 नंबर सही है, 2 और 3, अर्थात उत्तर आपका हो जाएगा सी। उत्तर क्या हो जाएगा, सी। किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति के उच्च न्यायालय की कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 323 क्या कहता है, 223 राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। 224 कहता है कार्यकारी न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश 223। 222 कहते हैं कि तुम्हें तबादला, एक न्यायालय से दूसरा न्यायालय में बदली की जा सकती है, एक न्यायालय से दूसरा न्यायालय में बदली की जा सकती है। भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र 1993 में मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का आयु 65 से 70 वर्ष, न्यूनतम आयु 3 वर्ष, कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1 समवर्ती सूची, शेयर बाजार संघ सूची, जन स्वास्थ्य राज्य सूची। तो बी नंबर गलत है, बाकी सही है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का विभाजन है। विकास अनुवीक्षण और मूल्यांकन कार्यालय दीर्घकालिक नीति का निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देश के विकास, देश के डेवलपमेंट, देश की योजना के निर्माण के लिए काम करने वाली संगठन के बारे में पूछ रहा है। तो मूल्यांकन कार्यालय दीर्घकालिक नीति का अन्वेषण करने का काम जो है हमारे देश में नीति आयोग को ये काम सौंपा गया है। ये काम जो है सौंपा गया है नीति आयोग, जो कि एक गैर संवैधानिक संगठन है। नीति आयोग का गठन हुआ है 1 जनवरी 2015 को गठन हुआ है। एक भारत के 8वीं अनुसूची में भाषा जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन में भाषा जोड़ी गई बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषा को जोड़ा गया। 91वां संविधान संशोधन में दिया गया कि मंत्री परिषद का आकार अधिकतम 15% हो सकता है। और 90वां संविधान संशोधन 90वां संविधान संशोधन में क्या है, 90वां संविधान संशोधन असम के बोडोलैंड, असम का बोडोलैंड में अलग से स्वायत्त परिषद का गठन किया जाना है। यह है 90वां संविधान संशोधन में। राज्यों के उच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है। इसके आरंभिक क्षेत्राधिकार में संविधान की व्याख्या तथा नागरिक संविधान की व्याख्या करना काम सुप्रीम कोर्ट का है, हाई कोर्ट का नहीं है। अपील क्षेत्राधिकार का उच्च न्यायालय मूल रूप से एक अपील सुनने वाला न्यायालय होता है। प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में राज्य के सभी अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण अनुच्छेद 227 स्पष्ट रूप से लिखता है, वह जो है अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण करना था, नियंत्रण करना शामिल है। उपयुक्त में से एक से अधिक बी और सी सही है, ए नंबर गलत है। बी और सी सही है, ए नंबर गलत है। उसका स्पष्ट रूप से बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 संबंधित कौन सा कथन सही है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006, बिहार पंचायती अधिनियम 2006, इसमें बिहार 2006 का गठन किया गया, सही है। बिहार ग्राम कचहरी 2007 बनाया गया, सही है।
ग्राम कचहरी नियोजन 2007 बनाया गया, अर्थात क्या हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, तीनों का तीनों सही है। पंचायत चुनाव करवाने के लिए कौन उत्तरदायी है? पंचायत चुनाव कराने के लिए राज्य सरकार। पंचायत का चुनाव अनुच्छेद 243 के आधार पर राज्य सरकार उत्तरदायी है। बिहार में किस वर्ष? 2005 में। पहले फरवरी में चुनाव हुआ, किसी को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ, उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दी गई, तो पुनः जो है अक्टूबर नवंबर में चुनाव हुआ। 2005 में एक ही वर्ष में बिहार में 2 बार चुनाव कराया गया। चलिए विद्यार्थीगण, यहीं पर क्लास समाप्त करते हैं। धन्यवाद।